कहानी कुकी देख रहे हैं आप, मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पहले तो मैं आपको एक खबर दूं, नीतीश कुमार के साथ 8 मंत्री शपथ लेंगे शाम को 5 बजे, जिसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ये दोनों उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। इनके खिलाफ संतोष शपथ लेंगे। निर्दलीय सुमित कुमार हैं, वो भी शपथ लेने जा रहे हैं। बीजेपी के कोटे से डॉक्टर प्रेम कुमार वो मिनिस्टर बनेंगे। विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार ये भी मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। एक निर्दलीय इसमें है और हम पार्टी की तरफ से जो दिया गया मंत्री पद के लिए नाम एक व्यक्ति का, वो भी आज मंत्री पद की शपथ ले लेंगे। अब बात इंडिया गठबंधन की जरा करते हैं। अब देखिए, चाहे नीतीश कुमार हो, उनकी पार्टी के और नेता हो, आरजेडी के लिए जो कुछ वो बोले, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर बहुत ज्यादा हमलावर है। कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन को तोड़ा, तार तार कर दिया, क्षेत्रीय दल को खत्म कर देना चाहते हैं। इन्होंने नीतीश कुमार का अपमान किया, नीतीश कुमार को जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी गई इंडिया गठबंधन के अंदर, 100 बातें कही गई। इसका जवाब अब दूसरी तरफ से भी आ रहा है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोले पटना की डेवलपमेंट पर, और उनके साथी जयराम रमेश ने भी बयान दिया है। जवाब उनको फिर केसी त्यागी ने दिया है, जेडीयू से। तीनों बयान आप देखिए। जाने दो, हम लड़ते रहे, पहले आप और हम मिलकर लड़ते रहे, हम लड़ेंगे, तो उसकी फिक्र आप छोड़ दो, हम बात करेंगे। उसीलिए हमने पहले ही, हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, वो बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा। तो इसीलिए हम और आप मिलके लड़ना है, लड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूं उनको अपने साथ रखने का। अगर वो रहना चाहते हैं तो ठीक है, अगर हम कितना कहे तो भी अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएगा ही। इसीलिए ये पहले से मालूम था, लेकिन हमने ये इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए हम होके कोई बात अगर गलत करेंगे तो वो रॉन्ग मैसेज जाएगा। इसीलिए हमने, कल लोग पूछे मुझे, परसों पूछे, तो मैं यही कहा कि देखेंगे, अभी हम तो उसका डेवलपमेंट हमको मालूम नहीं, उसके बाद हम देखेंगे। हमने ये कहा था, लेकिन ये बार बार अपना राजनीतिक रंग बदलते रहते हैं, और राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं गिरगिटों का। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता उनको, और जो उनको नचा रहे हैं दिल्ली में बैठकर, उनको भी सही जवाब देगी। ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भोखलाए हुए हैं, बहुत परेशानी में है भारत जोड़ो न्याय यात्रा से। और जो जिस उत्साह के साथ लोगों का स्वागत कर रहे हैं, राहुल जी का स्वागत कर रहे हैं, इससे ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि कल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में शुरू होगा, इससे ध्यान हटाने के लिए ये सब ड्रामा रचा गया है। के लिए जहां पर हम इल्जाम लगाते थे, और नीतीश कुमार ने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कहना तो अंडरस्टेटमेंट होगा, उन्होंने हर चीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और कोई उनकी बात का न एतबार है न भरोसा है। शुरू से कह रहा था कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में जाएंगे, मगर लोग हमारी बात को यकीन नहीं कर रहे थे। अब हम तेजस्वी यादव से पूछना चाह रहे हैं कि बताओ कैसा लग रहा है आपको? अभी आपने हमारे 4 एमएलए को तोड़ा था, अब आपको कुछ दर्द हो रहा है सीने में, तकलीफ हो रही है आपको अपने भेजे में? अब आपको मालूम हो रहा है कि जो खेल आप हमसे खेले थे वही खेल आपसे हो गया, और तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी धोखा दी है। 2 मर्तबा नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। बताइए अब क्या हासिल हुआ? आपने बीजेपी को आपने सत्ता दी। सबको कहने का मौका मिला है तो ओवैसी भी बोल रहे हैं। बात सही है कि ओवैसी के 5 विधायक जीते थे, उसमें से 4 तोड़ करके ले गए थे तेजस्वी यादव। अब वो कह रहे हैं आपको कैसा लग रहा है जब आपको धोखा मिला है, नीतीश कुमार जब अलग हो गए हैं। लेकिन जो बात जयराम रमेश ने कही कि गिरगिटों को अच्छी मात दे रहे हैं राजनीतिक रंग बदलने में तेजस्वी यादव, माफ कीजिएगा नीतीश कुमार। उसके बाद उन्होंने जो बात कही कि ये बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की पहुंचने वाली है, उससे ध्यान हटाने के लिए जो है सब कुछ रचा गया है। मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही क्रेडिट वो देना चाहते हैं राहुल गांधी की यात्रा को, राहुल गांधी की क्षमता को। हर्षवर्धन जी। सौरभ जी, मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी को क्रेडिट देने के चक्कर में इतना खेल हो रहा है। आप अगर सोचिए
ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी को महान बनाने की कोशिश इस कदर न होती तो शायद इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। नीतीश जी अगर इस गठजोड़ के संयोजक होते तो शायद आज जो कहानी कही जा रही वो कहानी इस तरह से अभी हम लोग नहीं कह रहे होते। मेरा ये मानना है कि तब बहुत कुछ बदला हुआ होता और जो कांग्रेस पार्टी मतलब इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के राज करने के बाद उस पार्टी को ये नहीं समझ आ रहा है कि अगर आप संगठन नहीं दुरुस्त कर पाएंगे, अगर आप गठजोड़ के सहयोगियों के एक साथ नहीं लेके आ पाएंगे, इसको ठीक उसी तरह से कहें कि आप उधारी से बैंक से ले लीजिए, कर्जा खूब लीजिए, उस कर्जे से ना आप घर खरीद रहे हैं, न गाड़ी खरीद रहे हैं, न उसको कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, सारा कर्ज ला के आप घर पे रख लीजिए, यानी उस कर्जे का कोई प्रोडक्टिव इस्तेमाल है ही नहीं। गठजोड़ दरअसल वो कर्ज होता है जिस पर यह उम्मीद की जा सकती है कि आज नहीं तो कल इस पर हमें बड़ा लाभ मिलेगा और उस लाभ से हम ये गठजोड़ का कर्ज चुका देंगे। कांग्रेस पार्टी उसमें बुरी तरह से फेल हुई है और मुझे तो लगता है कि इसका श्रेय अगर जाएगा तो जयराम रमेश जी जो बोल रहे हैं ना, इसी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जाएगा। ये जो पूरा गठजोड़ ध्वस्त होता दिखा, वो कह रहे हैं कि हमारी यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए, और देश को दिख रहा है कि दरअसल उनकी यात्रा गठजोड़ को पूरी तरह से ध्वस्त करने की चल रही है। जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां गठजोड़ समाप्त होता है। बात तो सही है। राहुल गांधी यात्रा लेकर के बंगाल पहुंचे तो मर्जी अलग हो गई, बिहार पहुंचने से पहले नीतीश कुमार अलग हो गए, जहां जहां वो जा रहे हैं वहां बंटाहार तो हो रहा है। देखिए प्रॉब्लम यही है, देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ये गठबंधन जब शायद किया तो पूरी जो शिद्दत होती है वो नहीं थी, क्योंकि अगर शिद्दत होती तो पहले ये सुधार लिया जाता कि भाई अगर हम यात्रा भी कर रहे हैं तो वो जो है कंबाइन इस पूरे गठबंधन की यात्रा होगी और जहां जहां जा रहे होते वहां वहां के सहयोगी उनके साथ खड़े होते, उनकी स्ट्रेंथ उसमें मिल रही होती। अगर बंगाल जा रहे होते, बंगाल में ममता बनर्जी साथ दे रही थी, यूपी में अखिलेश साथ दे रहे होते, ऐसा तो कुछ लगता नहीं, सबने मना कर दिया। हमने लेकिन आप ये बात सही मानते कि अगर इस गठबंधन के अंदर इंपॉर्टेंस मिल रही होती नीतीश कुमार को तो आज ये दिन नहीं दिख रही होती है कांग्रेस पार्टी। देखिए नीतीश कुमार का आप ये उनका इतिहास भी रहा है और उन्होंने ये दिखाया भी है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल या एक ऐसे व्यक्ति जो एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चला सकता है, वो उन्होंने अच्छे से दिखाया हुआ है और उनकी क्षमता भी है। ये देखिए अगर ये गठबंधन शुरू भी हुआ तो वो भी नीतीश की कोशिशों से शुरू हुआ। नीतीश कुमार क्योंकि वेरियस दलों को साथ लेके आए, उन्होंने बात की लोगों से, तब जाके कुछ ना कुछ इसका स्वरूप बना था, शुरू में बना था। अब नीतीश कुमार अगर साथ नहीं है तो आरोप तो ये भी लगते हैं कि राहुल गांधी किससे बात नहीं करते, आरोप ये लगते हैं सोनिया गांधी किससे बात नहीं करती। तो अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो फिर ये गठबंधन कहीं जा भी नहीं रहा है। हमें दिखाई भी दे रहा है कि ये गठबंधन कहीं नहीं जा रहा है। अब आज डीएमके से देखिए सबसे आसान क्या था, तमिलनाडु में जो है वो सीटों का बंटवारा हो जाता, आज वो बात अभी तक चल रही है। वहां पे मुश्किल क्या थी, पिछली 10 सीटें लड़ी कांग्रेस, उसमें 9 जीती थी, 10 की 10 इसमें बात होकर खत्म हो जाता, अभी तक जो है कैंडिडेट अनाउंस हो जाता। ऐसा तो नहीं हुआ, अभी भी बातचीत चल रही है, अभी जो है तमिलनाडु में आपके गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हो पाई। तो देखिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कांग्रेस में तो है ही, अपनी प्रॉब्लम इनहेरेंट है कि वो कहीं ना कहीं इस मोह को नहीं छुपा रही है कि वो अकेले दम पर पूरे देश में जो है वो सत्ता में आ सकते हैं लड़के। वो मोह ना कहीं या वो जो एक थॉट उनके दिमाग में है वो कहीं नहीं जा पा रहा। देखिए अब लोग तो ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि ये जो अब की बार 400 पार वाला नारा है कि हकीकत बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? कोई उसी बिल्कुल कोई कॉन्टेस्ट बचेगा नहीं क्या चुनाव आते आते? समीर जी नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें किसी तरह का भारतीय जनता पार्टी को चुनौती होगी। देखिए जब गठबंधन की बात होती है तो गठबंधन में सहयोगी आप उनको क्या दे रहे हो, सहयोगी जब आपसे जुड़ते तो चाहते हैं। कांग्रेस जब खुद खत्म हो रही है तो अपने सहयोगियों को देने की स्थिति में नहीं है, और इंडिया गठबंधन में अगर सहयोगी आपके साथ जुड़ रहे हैं तो आपने कोई पद तो दीजिए। नीतीश कुमार को आपको बहुत संयोजक बना देना चाहिए था। मुझे लगा भारतीय जनता पार्टी से भी कांग्रेस सीख नहीं पा रही है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी मजबूत होने के बाद भी अपने से जो सत्ता में आते हैं या गठबंधन में जुड़ते हैं उनको उनकी हैसियत से ज्यादा देती है। एकनाथ शिंदे 40 विधायक लेकर आए तो मुख्यमंत्री बना दिया, अजित पवार आए तो वित्त मंत्री दे दिया। मुझे लग रहा है यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन में छोटे दलों को कुछ ना कुछ पद देकर अपने साथ जोड़कर रखती है। कांग्रेस यही मात खाई है, न कुछ करने की स्थिति में है, न गठबंधन के सहयोग को कुछ देने की स्थिति के अंदर है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी अकेले की दम पर आज की तारीख में 315 से 325 सीटें जीतने की स्थिति के अंदर है और भारतीय जनता पार्टी के साथ दल जुड़ते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है नीतीश कुमार के आने के बाद अभी और खबर है कि दूसरे दल भी शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ जुड़ सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर 2 छोटे दल है, खबर ये भी आ रही कि वंचित बहुजन अघाड़ी भी शायद एनडीए गठबंधन में आ सकता है। देखिए मजाक में तो लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि उद्धव ठाकरे भी अब यही कर ले, बेहतर है उनके लिए। मुझे लगता है निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे को लग रहा होगा शायद अब जिस हिसाब से महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस उनकी बात नहीं सुन रही है और गठबंधन लेकर कोई बातचीत नहीं कर रही, कोई उत्साह नहीं है, तो इसी स्थिति में हो सकता है कि उद्धव ठाकरे भी आखिरी में शायद अमित शाह फोन करके कह दे कि मैं भी गठबंधन में आना चाहूं। और मुझे लगता है वो गठबंधन में अगर आएंगे तो जरूर भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करेगी। उद्धव ठाकरे इस बात को भी जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर उनका वोट कांग्रेस को वोट नहीं करेगा और कांग्रेस का वोट उन्हें कभी
कभी वोट नहीं करेगा। तो ये उद्धव ठाकरे की एक सबसे बड़ी चुनौती है। तो मुझे लग रहा है उद्धव ठाकरे बात हम लोग कर पहचान मजाक रहे हैं। पे रहे, लेकिन देवेंद्र अब ये तो स्पष्ट दिख रहा है ना कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अरे इसमें कोई दो राय नहीं सौरभ, और जिस हिसाब से वो लोग अपोजिशन वाले हैंडल कर रहे हैं अपने अलाइज को, वो वाकई चिंताजनक उनके लिए होनी चाहिए। आप देखो नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से इस अभियान की शुरुआत की थी और सूत्रधार थे वो, बहुत आसान काम था कांग्रेस पार्टी के लिए कि उनको संयोजक पद बना दे देना। संयोजक पद दे देने से क्या हो जाता है? दूसरा, पॉलिटिकली आपके लिए फायदेमंद था नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल करना। पढ़ा लिखा आदमी, छवि अच्छी है, परिवार का आरोप चिपकता नहीं है, भ्रष्टाचार का आरोप चिपकता नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो ऐसे में बहुत आसानी के साथ संयोजक का पद आप दे सकते थे और उससे नीतीश को बाधे रहते। नीतीश कुमार ये अलायंस तब भी छोड़ते, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद छोड़ते। लेकिन जैसे ही आपने संयोजक का पद भी नहीं दिया, उस दिन ये बात समझ में आ गई थी। और बिहार में किसी भी आप गंभीर पॉलिटिशियन से पूछिए, जेडीयू का हो या बीजेपी का हो, वो इस बात को बताता है कि अब बस दिन का इंतजार है और 26 जनवरी के बाद ये कभी भी हो सकता है। वो बहुत आसानी के साथ वो चीज़ें समझ में आ रही थी, क्योंकि नीतीश को वहाँ फिर रखने की कोई वजह नहीं थी। उनके पास कोई भी और ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके चलते वहाँ रहें, क्योंकि शासन का उनका अपना जो तरीका है, जैसे जो बात उन्होंने बोली ना सौरभ कि क्रेडिट नहीं दिया जा रहा था, वाकई वो सीरियस चीज़ है। क्योंकि जब शिक्षकों की बहाली की गई थी तो उसके बाद जितने होर्डिंग्स वगैरह सब लगवाए गए, उसमें सिर्फ आरजेडी का नाम था। अभी कोई भी मुख्यमंत्री इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? दूसरी चीज़ कि जब ये ऑब्जेक्शन किया गया तब भी आरजेडी के साथ ठीक से रिस्पॉन्स नहीं। मंत्री जो हैं और सचिव हैं, उनमें आए दिन अनबन की बातें रहती थी। हम सभी जानते हैं नीतीश कुमार अपने सचिवों के मार्फत शासन चलाते हैं, और वैसे में आरजेडी के मंत्रियों की कोशिश ये रही कि अपनी धमक के मार्फत शासन चलाएं। वहाँ पर टकराहट हुई थी। तो नीतीश कुमार के पास कोई और वजह नहीं थी सिवाय इस बात के कि ये लोग अगर संयोजक बनाए होते तो लोकसभा चुनाव तक तो नीतीश कुमार रुकते ही, भले ही उसका कोई नतीजा निकलता है या नहीं निकलता, लेकिन रुके रहते जरूर। अब क्या पिछली बार की तरह 2019 की तरह बराबर सीटों पर चुनाव लेंगे जेडीयू और बीजेपी? वैसा ही? अभी जो इक्वेशन शुरुआती दौर में बातचीत की गई थी उसमें यह था कि 17 बीजेपी, 17 जेडीयू, 4 एलजेपी, 1 उपेंद्र कुशवाहा, 1 जीतन राम मांझी। कल चिराग पासवान ने इस फॉर्मूले पे ऐतराज जताया, अपनी आपत्ति जताई है। पिछली बार वो 6 सीटों पे चुनाव लड़े और इस बार भी वो चाहते हैं कि 6 सीटों पर ही चुनाव लड़ें, तो उसमें थोड़ा निगोशिएशन जरूर आगे होगा। जी अब नरेंद्र मोदी के लिए पहले भी लोग मान रहे थे कि कोई ऐसी चुनौती नहीं है, कम से कम वो मैजिक फिगर छूने के लिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए इतना वो अपना पर लाने में पूरी तरीके से सक्षम दिखाई दे रहे थे। अब ये जो ऑपोजिशन का जो खड़ा किया गया एक गठबंधन जैसा कुछ था ढांचा, वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद कहां तक आप देख रहे हैं चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर पहुंचते हुए? हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा था, वो आंकड़ा 2019 के जो अलायंस के आंकड़े के पास था वहां पहुंचता मुझे दिख रहा है। 353 सीटें अलायंस में मिली थी, यानी जो एनडीए अलायंस था उसको 353 सीटें मिली थी। मुझे जो दिख रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा संकट था, बार बार ये कहा जा रहा था ना बिहार में सीटें कम हो जाएगी, तो हर कोई ये मान रहा था, हम लोग भी ये मान रहे थे, ओपिनियन पोल कह रहे थे, सर्वे भी कह रहे थे कि एनडीए भले घटे लेकिन भाजपा तो जस की तस, यानी उसके 303 में नीतीश जी के आने जाने से बहुत फर्क नहीं था। लेकिन जो बंगाल में कहा जा रहा था, और मैं आपको बताऊं कि बंगाल जिस तेजी से बदल रहा है, और जहां बार बार ये कहा जा रहा था कि राम मंदिर का क्या होगा, भगवान राम से तो वहां बहुत कोई लेना देना है नहीं, वो देवी दुर्गा को, काली को पूजने वाला शहर है, राज्य है, वहां तो काली पूजा के अलावा और दशहरा होता है तो उसमें भी वही दुर्गा पूजा और वही सारी चीजें होती हैं। लेकिन वहां मैं आपको बताऊं, जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह, जिस तरह से लोगों के बीच में गए, जिस तरह से लोग उसको देख रहे हैं, अयोध्या के राम मंदिर का प्रभाव जिस तरह से है, वो अकल्पनीय है। महाराष्ट्र, जिसको बार बार कहा जा रहा था कि सीटें वहां कम जाएंगी क्या, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें इन राज्यों में, और मैं यहां पर पश्चिम बंगाल में 2 से 4 सीटें कम से कम बढ़ती हुई देख रहा हूं आज की तारीख में। उत्तर प्रदेश में, मैं इसको पहले भी कहता रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को 10 से 15 सीटों का लाभ हो सकता है। भाजपा को 62 सीट मिली थी, 62, बड़ी आसानी से वो अपने 2014 के 71 सीटों तक जा सकती है, वो बढ़कर 74-75 भी हो सकता है। तो मुझे पूरे देश में कोई ऐसी जगह नहीं दिख रही है जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किल हो। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो एक मैसेज गया, ये जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न, देश में जिस तरह का डेवलपमेंट का काम, और उसमें आप सामाजिक समीकरण को साधते हुए दिखते हैं, तो मुझे कोई मुश्किल भाजपा के लिए नहीं दिखती है। उनका नंबर अपर साइड ही जाता हुआ दिखता है, लोअर साइड जाने की कोई आशंका तो बीजेपी आप जो अभी जो राज्य आपने गाया उसके हिसाब से तो 325 भी अपने दम पर और 350 पार एनडीए, ये स्पष्ट दिख रहा है। हर्षवर्धन जी। नहीं, निश्चित तौर पर इसमें मुझे कोई संदेह, जरा सा भी संदेह नहीं।